चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 22 हम पढ़ाई कर रहे थे मोमेंटम कंजर्वेशन। उसी का अगला सवाल कि मान लीजिए एक बॉम्ब 2 kg का है और ये रेस्ट पर है और ये फट गया है। ये फट गया है और बोले हैं कि इसके दो टुकड़े होते हैं, एक 0.5 kg का टुकड़ा और एक होता है 1.5 kg का टुकड़ा। ऐसा कहा गया है कि जो 0.5 kg का टुकड़ा है उसके पास स्पीड आ जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए जो दूसरा टुकड़ा है 1.5 kg का उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक बात। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बम है, रेस्ट पे है, रखा हुआ है, फिर ये फट गया है। और जब ये फटा है तो एक टुकड़ा तो छोटा है और दूसरा टुकड़ा बड़ा है। तो 0.5 kg की स्पीड मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड है। इस तरह 1.5 की स्पीड पता ही नहीं लग रही है हमें, तो हमने v मान ली और हमें डायरेक्शन डायरेक्शन कुछ नहीं पता कि कहाँ है क्या है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं दिया है। ठीक है क्या। छोटे पार्ट के बारे में बोला है कि छोटा पार्ट मूव्स फॉरवर्ड विद 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी डायरेक्शन हमें दे दी है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, आगे की तरफ 50 है। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसकी स्पीड हमें बतानी है। ठीक है क्या। ओके। तो जब भी बम फटे या ऐसा कुछ हो, बम कैसे फटता है बताओ। इस पे हथौड़ा मारा होगा खींच के, लात मारी होगी तो फट गया नहीं, पिन होगी हटा दी होगी, केमिकल रिएक्शन हुई होंगी और ये फट गया होगा। तो जो भी हुआ है सब इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल कितना होगा, बॉम्ब का 0 होगा। फटने के जस्ट पहले और फटने के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं केवल। उसके बाद क्या होगा, उसके बहुत पहले से क्या था, बम कहाँ से आया, किसका बना है, क्या नाम है इसका, टाइम बम है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें इसमें। हमें बस इस बात से फर्क पड़ रहा है कि रखा हुआ है और फट गया। तो ये जो नैनो सेकेंड्स का काम है, इसके पहले और इसके बाद में, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर के लिए हम क्या लगा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। अच्छा जी, इसमें फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। तो मैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले हम सिस्टम लिखते हैं तो यहाँ पे सिस्टम सिर्फ बॉम्ब हो जाएगा। ग्राउंड फ्रेम से लिख रहे हैं और तीनों डायरेक्शंस में लिख रहे हैं। तीनों डायरेक्शंस का नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि यहाँ पे तीनों डायरेक्शंस में फोर्स 0 है। पी इनिशियल बराबर क्या लिखे, मास है 3 पर स्पीड है 0, सॉरी 2 है मास। और बाद में 0.5 kg का मास है, 0.5 kg का मास है पर स्पीड है 50 आई कैप। अब यहाँ पे तीनों डायरेक्शंस में लिख रहे हैं, आई कैप जे कैप ए कैप कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आई कैप मैंने लिख दिया। इससे पिछले साल में नहीं लिखा था क्योंकि वहां सिर्फ एक्स में ही बातें हो रही थी, इसलिए वहां मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में ही लगाया था। यहाँ तीनों डायरेक्शंस में लगा रहे हैं क्योंकि हमें दूसरे पार्टिकल की डायरेक्शन का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो किधर हो सकता है। तो हमने उसको इक्वेशन के हवाले छोड़ दिया, वी वेक्टर लिख दिया बस। ठीक है। और आप खुद सोचो, जरा थोड़ा सा सोचो। हम बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल टोटल मोमेंटम भी 0 होना पड़ेगा। तो अगर इसकी स्पीड इधर है तो मतलब मोमेंटम इधर है। 0 होने के लिए मोमेंटम को अपोजिट आना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आती है कि वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में ही अपोजिट ही हो सकती है क्योंकि नेट मोमेंटम हमें क्या करना है, 0। ये था वो सवाल 11वां जो आप पूछ। तो ये आ गया वी वेक्टर बराबर डिवाइडेड बाय 1.5 आई कैप, मतलब पीछे की तरफ दिया कितना आ गया ये मैग्नीट्यूड वाइज अगर पूछे तो 250/15, तो 50/3, यही आ गया क्या। तो ये दूसरे वाले पार्टिकल की स्पीड हो गई। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है क्या, एनर्जी ऑफ ब्लास्ट, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द ब्लास्ट, मतलब जब ये ब्लास्ट हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो देखो एनर्जी जो भी रिलीज हुई वो किसके पास गई, इन दोनों पार्टिकल्स के पास। किस फॉर्म में गई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो जो भी इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आए हैं इनिशियल फाइनल का, वो सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है, ब्लास्ट से आई है, ब्लास्ट की एनर्जी से आई है। तो एनर्जी ऑफ ब्लास्ट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल हो जाएगा हाफ छोटा पार्टिकल इंटू 50 स्क्वायर, हाफ बड़ा पार्टिकल इंटू 50/3 का स्क्वायर, माइनस 0 + 0। ये आपका एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ब्लास्ट हो गई। जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो सब ब्लास्ट की एनर्जी से ही आया। लिख लो इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब एक फिर से एक बॉम्ब है जो रेस्ट पर है और ये स्पेस में है, ठीक है, स्पेस में है, कोई फोर्स फोर्स नहीं लग रहा है, स्पेस में है, और बम फट गया, बम फट गया, इसके तीन टुकड़े हुए, कितने टुकड़े हुए, तीन टुकड़े हुए, सही है ना। और ऐसा बोला गया कि तीनों टुकड़ों का मास सेम है, तीनों टुकड़े सेम मास के, और ऐसा बोला गया कि उनमें से दो टुकड़े, दो पार्टिकल, दो जो दो टुकड़े ही, हाँ, तीनों का मास सेम है, उनमें से दो पार्ट्स जो हैं वो सेम स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो तीसरे पार्ट की स्पीड बतानी है कि क्या है, बस। तो ये तो इनिशियल डायग्राम हो गया, फाइनल डायग्राम क्या, जैसे तीन इसके, और दो जो है उनकी स्पीड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये नहीं बताया कि किधर है, तो आपका मन हो उधर मान लो, जैसे मैंने एक को एक्स में मान लिया, तो एक को माइनस वाई में मान लिया, आपको कुछ भी जो मन हो, कि सर क्या मैं इसको वाई में मान लूं, इसको जेड एक्सेस में मान लूं, जो करना है कर लूं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है डायरेक्शन, मतलब आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। उसने बोला है दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर लेनी है, मतलब बस इतना ही है, तो आपको जैसे लेनी है परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं। और जो तीसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल, इसकी स्पीड हमें नहीं पता, तो हमने वी वेक्टर मान लिया, कुछ भी, ठीक है। इनकी स्पीड कितनी दे रखी है, 50-50, इन सभी का मास 1 kg है। पूछा है कि बताओ ये वी वेक्टर की, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, वेक्टर तो इन पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए वेक्टर पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है, सिर्फ इसकी स्पीड पूछी है, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो क्या करेंगे हम, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, डायरेक्शन क्या लेंगे, एक्स वाई जेड, मतलब नेट मोमेंटम कंजर्व करेंगे इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो गया, जीरो हो गया, सिंपल। और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया बताइए, मास है 150 i कैप, मास है 150 - j कैप, वो तो -j कैप इसलिए लिख दिया मैंने, मान लिया, कुछ और मान लेता तो कुछ और, बस 90 डिग्री होनी चाहिए, दो स्पीड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दो पार्टिकल की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बस इतना ही हम चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या, तीसरे पार्टिकल के लिए वी वेक्टर, तो यहां से देखो वी वेक्टर कितना आ गया, -50 i कैप +50 j, ये आंसर नहीं है, आंसर है इसका मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा 50√2। तो पता है आपको वी वेक्टर तो बदल जाएगा, जैसे जैसे आप इनको अलग अलग रखोगे, या आपने आई और जे में -j में रख दिया, कुछ और करोगे तो वी वेक्टर बदल जाएगा, इसलिए वी वेक्टर पूछा ही नहीं है। पूछा क्या, स्पीड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो नहीं बदलेगा चाहे आप कुछ भी कर लो, वो 50√2 ही आएगा तीसरे पार्टिकल, इसलिए पूछी भी क्या है, सिर्फ स्पीड पूछी, ठीक है। तो जितनी जानकारी थी उतनी सफिशियंट है, उस हिसाब से आंसर आ गया। क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन, बस। किस डायरेक्शन में किया, नेट किया, क्योंकि इस पे कहीं किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, तो ये किसी भी साइड, और जा भी किसी भी साइड सकता था, और फोर्स कहीं था ही नहीं, इंटरनल फोर्स से फटा था ये तो हमने नेट मोमेंटम कंजर्व कर दिया, तीनों डायरेक्शंस में नेट जो भी आया। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गन है, अरे क्या है, एक गन है, हाँ भाई जो भी है, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे गनों के बारे में, मेरे लिए तो सारी गनें सेम ही हैं, अब कौन सी पिस्टल है, कौन सी AK-47 है। और मान लीजिए गन का मास है m, और इसके अंदर जो बुलेट है उसका मास है स्मॉल m, ये जो m है ओनली गन का मास है, स्मॉल m बुलेट का मास है, और अभी ये क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। अब क्या हुआ, बंदूक चला दी, और ये कहा गया है, बताया गया है कि जब बंदूक को चलाया गया तो जो गोली बाहर निकली, बुलेट बाहर निकली, उसकी स्पीड कितनी है, u, और ये मजल वेलोसिटी है, और मजल वेलोसिटी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू गन है, तो u विद रिस्पेक्ट टू गन है। तो पूछा है कि इसकी रिकॉइल स्पीड क्या होगी, रिकॉइल स्पीड का मतलब होता है कि जब हम, हाँ वही कल जब कार्ट पे खड़ा होकर आदमी आगे कूदा था तो कार्ट पीछे गई थी, अरे हाँ कि ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका मास मैं 100 लिख दूं, बुलेट का मास 50 लिख दूं,
u 10 लिख दूं तो वापस से वही आंसर आ जाएगा जो कल काट की स्पीड आई थी। अरे समझ में आई बात? तो बस सिचुएशन बदली है, करना वही है, तो कर दो फिर। तो इसकी स्पीड क्या मान लोगे आप, पीछे मान लें? आज विजुलाइजेशन थोड़ा ठीक है क्या, कि आज भी घटिया हो रखा है? जिधर मान लो कर लो, कल सारे आगे से करा दिए, दीवार पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे बताओ? मोमेंटम कंजर्वेशन। किस डायरेक्शन में करेंगे? एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे, एक्स में ये सारी चीजें। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल में। बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या लिखूं? इनिशियल मोमेंटम में दोनों में से कोई चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जीरो, मतलब टोटल मास इंटू वेलोसिटी। चल ही नहीं रहा तो अलग अलग लिख लो, एक साथ लिख दो, कुल मिला के जीरो लिखना है, कैसे भी लिख दो। अब गन के लिए, गन का मास कितना है, कैपिटल एम, और स्पीड क्या है गन की? माइनस वी है। अरे वी कहाँ है यार, पीछे माने ना तुमने इस बार, तो माइनस वी लिखो, प्लस बुलेट की बताओ, स्मॉल एम इंटू प्लस यू माइनस वी, प्लस यू माइनस वी। अच्छा, आपकी समझ के लिए लिख देता हूं कि ये जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है, वो लिखिए वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो आपने लिखा है वो लिखा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा v बराबर m इंटू यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल एम। ये आंसर आ गया, ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्लस में आई मतलब जो हमने माना सही माना, मतलब यही है इसका डायरेक्शन हो गया, और ये आंसर हो गया। ये हो गई इसकी रिकॉइल स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक कार्ट या कैनन रेस्ट पर है, और उसके अंदर एक कैनन बॉल है जो कि फायर कर दी हमने, और यू से कर दी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, विद रिस्पेक्ट टू कैनन मतलब, और रिकॉइल स्पीड ऑफ कार्ट बने। डायग्राम देखो, डायग्राम में आएगा कि मान लो एक कैनन है, तोप है, तोप, टैंक, अरे समझ रहे हो क्या? हाँ, और ये इसके अंदर एक कैनन बॉल है। अच्छा, कैनन या कार्ट जो आप बोलो यार, बॉल, जो कैनन का मास है कैपिटल एम, और ये जो बॉल है, बॉल का मास है स्मॉल एम। ये वाला एंगल क्या दे रखा है, थीटा। अब ये कैनन चलेगी, बॉल बाहर निकलेगी, तो बॉल के बाहर निकलने की स्पीड कितनी दे रखी है? अरे बोलो ना। तो ऐसे बोले कि जो कैनन चली, बॉल बाहर निकली, बॉल यू वेलोसिटी से बाहर निकली, पर यू, यू किसके रिस्पेक्ट में था, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, कार्ट जिस पे ये, जिससे बाहर निकली है ना? अरे ठीक है क्या? और किस एंगल पे निकली? हाँ। तो जब ऐसा होगा तो ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि कार्ट पर पीछे एक रिकॉइल आएगा और रिकॉइल स्पीड आएगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बातें समझो, है ना, थोड़ी सी स्पेशल बातें समझो, इसमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं। मैं आपको इस पे ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ तो क्या सिस्टम लेना पड़ेगा, और किस डायरेक्शन में लगा सकता हूँ, किस डायरेक्शन में नहीं लगा सकता। ऐसी बात हम करने वाले। करना है सवाल तो हो ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम ही कर दोगे अभी। पर थोड़ी बातें कर लेते हैं, देखो इधर। तो बात ऐसी है कि मैं आपको यहाँ पे फोर्स समझाता हूँ कि किस पे कैसे फोर्स लग रहे होंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बॉल पर। बॉल जब कैनन से निकली होगी, कैनन कहाँ है, ये रही कैनन, ठीक है? जब बॉल कैनन से निकली होगी, मैं फोर्सेस से सोच रहा हूँ केवल, तो फोर्स कैसा लगा होगा इस पे? जरूर एक ऐसा फोर्स लगा होगा जिसने अंदर से ऐसा धक्का मारा होगा कैनन बॉल पर कि निकलो बाहर। तो बदले में रिएक्शन धक्का भी आया होगा, अरे एन धक्का इस कैनन पर भी आया होगा कि नहीं आया होगा? उसके अलावा, उसके अलावा कैनन का खुद का एमजी नीचे लग रहा होगा, और नीचे से नॉर्मल आ रहा होगा। सही है क्या? अब जरा सोचना, क्या मैं अकेले बॉल पर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल आ रहा है, और आप बोलो सर एमजी, वो भी आ रहा है।
पर mg उतना असर नहीं डालता जब बहुत छोटे इंटरवल के लिए लगाते हैं। पर ये जो नॉर्मल लगेगा, ये कोई आम फोर्स नहीं होगा, ये झटके से लगने वाला फोर्स। जैसे मैं इस बोर्ड को दो तरीके से दबा रहा हूँ, एक तो ऐसे हाथ से दबा रहा हूँ और एक घूंसा मार के दबा रहा हूँ। कौन सा फोर्स ज्यादा था? जैसे आप इसको धक्का मारो एक यूं और एक फेंक दो ऐसा, या या लात मार दो खींच के, या जोर से हाथ से घूंसा मार दो। अरे ठीक है क्या? एक तो आप आराम से आराम से क्या मतलब यूं फोर्स लगाओ, और यही फोर्स को आप झटके से लगाओ, तो अंतर आ जाता है। अरे नहीं आता क्या? एक फोर्स आप आराम से लगाओ और एक झटके से मारो। झटके से आप कितना ही धीरे फोर्स लगाओ, मतलब बॉल रखिए, बॉल तो एक आप टांग से अपनी किक किक मत मारो, ऐसे बॉल को ऐसे पैर से धक्का मारो और एक किक मारो। तो किक चाहे कितनी धीरे मारो, बॉल आगे ही जाएगी उस आराम से धक्के से। समझ रहे हो तुम बात? एक्चुअली होता यह है कि जब आप झटके से फोर्स लगता है ना, तो वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। और इम्पल्सिव फोर्स जो होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ठीक है? और जो आराम से ऐसा फोर्स लगाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना भी दम लगा लें फिर भी इम्पल्स से छोटा ही रहता है। जैसे मैं धक्का लगा रहा हूँ और बहुत दम लगा लिया, मैंने अपना पूरा दम लगा लिया, लेकिन एक धीरे से घूंसा मारा, ये घूंसे वाला फोर्स ज्यादा था, जो बहुत कम टाइम के लिए लगा पर लगा बहुत ज्यादा। ऐसा समझ रहे हो बात को? तो ये नॉर्मल फोर्स नहीं होते, ये बहुत बड़े फोर्स होते हैं। अब ये बात ध्यान में रख के दोबारा देखो सवाल को। तो जब कैनन से बॉल बाहर निकली तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा। मान लो अंदर कोई ऐसा लीवर होता जो बॉल को आराम से धक्का मार रहा है, अबे तो बॉल वहीं फट जाती कैनन पे ही, बाहर निकलती और यहीं फट जाती। वो इतनी दूर कब जाती है बॉल? जब अंदर से झटके वाला फोर्स लगता है। समझ में आई बात? तो वो ऐसा दूर जाती है बॉल। तुम सोचो अंदर से एक लीवर आया, अंदर से आराम से बॉल को बाहर निकाला, यहीं टपक गई बॉल। ऐसा नहीं होता ना। तो अब ये सोच के ध्यान से सोचना, अब ध्यान से सोच, इधर देखो। इस बॉल पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस अकेले बॉल सिस्टम के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? अब अकेले काट के लिए बात करते हैं। तो अगर अकेले काट के लिए बात करें तब भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, तो हम कंबाइन सॉरी अकेले काट के लिए भी मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? अब मैं दोनों को कंबाइंड सिस्टम ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कंबाइंड सिस्टम ले लिया मैंने। तो आप देखोगे कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल तो इंटरनल हो गए, बैलेंस हो गए। तो हाँ सर ठीक है, ये तो गए काम से। अब बचा ये वाला नॉर्मल और ये वाला एमजी। तो क्या ये नॉर्मल ये एमजी के बराबर होगा? नहीं होगा। ये समझना आपको। कैसे समझना मैं बताता हूँ आपको। देखो होता क्या है, समझना। क्या समझना? ये नॉर्मल ये एमजी के बराबर नहीं है। जब ये झटका लगा होगा ना, गोला बाहर निकला होगा, तो जमीन पे भी झटका लगा एकदम। कैसे आया वो अगर ये तो आप फील करके समझ रहे हो कि जब गोली ऐसे चली होगी, क्योंकि गोली टेढ़ी चली है, तो झटका ऐसे टेढ़ा आया, तो उसका एक इम्पैक्ट जमीन पे भी आया। उसको आप चाहो तो यहां से देख लो। ये नॉर्मल दिख रहा है आपको इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट हुए होंगे। तो इस नॉर्मल का जो ये वाला कंपोनेंट है उसने तो जमीन पे धक्का लगाया होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है उसने काट को पीछे रिकॉइल करवाया होगा। तो जब ये धक्का लगा, तो ये धक्का जो भी लगा, इसका जो भी कंपोनेंट हुआ प्लस जो एमजी हुआ, वो नॉर्मल हुआ। एक बात समझना। मतलब कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं कि जो नॉर्मल हुआ ना N1, ये mg के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि वो इम्पैक्ट वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स है? और कभी आप देखना, जब तोप चलती है, जब कोई मूवी में दिखाते हैं और कोई बढ़िया मूवी बनाई है, जब तोप चलती है ना, थोड़ी सी उचक जाती है, तो वो उचकती इसलिए है, पीछे तो हटेगी, उचके भी क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स जमीन पे लगेगा, जमीन से उतना ही रिएक्शन वापस आएगा, और वो रिएक्शन mg से ज्यादा आएगा। तो हल्की सी ऐसे उठती है, फिर बहुत भारी है ना पर तोप तो, पर वो N1 होता बहुत ज्यादा है। पर मजे की बात यह है कि लगता बहुत कम समय के लिए, नेग्लिजिबल टाइम के लिए लगता है, पर लगता फोर्स बहुत बड़ा है। झटके वाले फोर्स ऐसे ही होते हैं। झटके का मतलब ही हुआ कि एक फोर्स आपके ऊपर लगा जो बहुत बड़ा था, लेकिन जब लग रहा था वो समय बहुत छोटा था, उसी को झटका कहते हैं। समझ में आ रही है बात? उसी को इम्पल्स कहते हैं।
खैर, तो बात ऐसी है, बात ऐसी है कि कंबाइंड सिस्टम लेने के बाद भी N1 और mg बराबर नहीं है, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग सकता, क्योंकि y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि x डायरेक्शन में तो जीरो हो गए, क्योंकि ये नॉर्मल आपस में कट गए। इम्पल्स इम्पल्स को काट सकता है, नॉन इम्पल्सिव इम्पल्स को काट नहीं सकता है। mg नॉन इम्पल्सिव है, ये तो आराम से लगता है, छोटा सा फोर्स है, चाहे मास कितना ही बड़ा हो, लेकिन कभी भी N1 से बड़ा नहीं हो सकता mg की वैल्यू। समझ में आई बात? इम्पल्स इम्पल्स को काटता है। कुछ समझ में आ रही बात आपको? इम्पल्स हमेशा इम्पल्स को बैलेंस कर सकता है, इम्पल्सिव फोर्स को कभी नॉन इम्पल्सिव फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता। ये भी और इम्पल्सिव के ऊपर पूरे 2 दिन बात करेंगे, 2 क्लास, एक क्लास लगेगी, अभी आएगा जब कोलिजन स्टार्ट करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन चल रहा है ना, ये थर्ड पड़ाव जो आएगा इस चैप्टर का, कोलिजन। कोलिजन में स्टार्ट ही इम्पल्स से करेंगे, क्योंकि जब टक्कर होती है तो झटका लगता है, ठीक है ना। खैर, मजे की बात यहाँ ये हो गई कि वाई डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्स में कर सकते हो, तो एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे। तो ये क्या बन गया? फाइनल डायग्राम। लेकिन मेरे को मोमेंटम कंजर्वेशन किसमें करना है? एक्स में करना है। तो देखना मैं पी इनिशियल पी फाइनल क्या लिखूं, बताओ जरा, पी इनिशियल क्या लिखूं? रेस्ट पर है ना पूरा मामला, तो कैपिटल एम बराबर जीरो। और पी फाइनल क्या लिखूं, पहले तो इसके लिए बताओ, काट के लिए माइनस बी क्यों? आप मेरे को जो बॉल के लिए लिख के बता देगा, बताओ। तो ये बोले सर देखो, अभी अभी आपने बताया कि बाय में हम कुछ नहीं कर सकते। बोले बिल्कुल सही समझा आपने, बाय में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एक्स डायरेक्शन में लिखना है, तो एक्स डायरेक्शन की स्पीड लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा u cos थीटा माइनस थ्री, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा v बराबर एम यू कॉस थीटा अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये v क्या है? रिकॉइल स्पीड। v क्या है? रिकॉइल स्पीड। तो मतलब ये तो अपना आंसर हो गया, ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन एक बार जरा बताना, अगर मैं आपसे पूछता वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप क्या बताते? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप क्या बताते? बॉल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही बात है, यहां जो रखते हैं अपन वही तो रखते हैं। तो u cos थीटा माइनस बी आई कैप u sin थीटा जे कैप, ये होती है। ये भूल जाते हैं आप, 99% भूल जाते हैं, पर वो नहीं भूलना है। समझ में आई बात? कुछ पूछना है इसमें? चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में एक लड़का है, या कोई और पता नहीं, पर वो एक ट्रक पे जाके खड़ा हो गया और कूद गया। ट्रक रेस्ट पे था, ये अच्छी बात थी। चल रहा है क्या? नहीं, कौन चल रहा है क्या? चलने वाले ट्रक आ गया। अच्छा, रोकने वाला तो अपन ने पहले कर लिया, तो ट्रक चल भी रहा है, मतलब गलत इरादे से गया था। ट्रक की स्पीड मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड थी, रेस्ट पे नहीं है, मतलब ट्रक और आदमी साथ में 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। 50 मीटर, सॉरी, ये तो 50 kg का है, इस तरीके से। अब लड़के ने एक एक्सपेरिमेंट करना था, इरादे सही थे इसके। इसको एक एक्सपेरिमेंट करना था कि अगर मैं कूदता हूं तो क्या मैं ट्रक की डायरेक्शन बदल सकता हूँ कि स्पीड की, क्योंकि सर ने रुके हुए ट्रक पे तो सिखाया था कि जब आप कूदोगे तो पीछे जाने लगेगा ट्रक। तो अब चलते हुए भी कूद के देखते हैं कि क्या ट्रक की स्पीड बदल जाए और वो पीछे जाने लगे। तो वो कूद गया, और कूदने की स्पीड थी
10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो आपको बताना है कि कूदने के बाद ये बचा, ये बच्चा बचा कि नहीं बचा। तो मतलब आपको निकालना है ट्रक की स्पीड जब ये आदमी कूद गया, तब ट्रक की स्पीड क्या है। और दुआ करो कि ट्रक की स्पीड नेगेटिव में आ जाए ताकि वो बच जाए। खैर करेंगे कैसे, आओ देखो। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और मानेंगे। अच्छा क्या चाहते हो आप चाहते हो कि ये मर जाए, ये जो है निपट जाए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि आदमी के कूदने के बाद भी स्पीड आगे ही है और वो है v। और जो आदमी कूदा है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये किसके रिस्पेक्ट में है। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर ट्रक तो पहले भी चल रहा था, ट्रक बाद में भी चल रहा है, तो ये रिलेटिव स्पीड कौन से वाले ट्रक के रिस्पेक्ट में है। तो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा आफ्टर जंप, या दिया रहेगा बिफोर जंप, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर जंप ट्रक की स्पीड के रिस्पेक्ट में। और अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है ना आफ्टर ना बिफोर, तो क्या मानेंगे आफ्टर जंप, कि बाद में जो ट्रक है उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में है ये स्पीड। ट्रक की बाद में जो स्पीड हो गई उसके रिस्पेक्ट में ये स्पीड है। और अगर बिफोर दिया होता तो बिफोर के रिस्पेक्ट में ये स्पीड। ऐसे कुछ नहीं दिया होता, आफ्टर के मान ऐसे ये रहता है यहाँ। तो अब क्या करेंगे बताओ, बताओ पी इनिशियल क्या लिखूं। ट्रक और आदमी सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी, दोनों के लिए किया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों का ऐड करके लिख दिया। अरे ठीक है क्या। अब पी फाइनल, पहले मुझे ट्रक के लिए बताओ, ट्रक के लिए क्या लिखूं। प्लस वी क्यों, और आगे चल रहा है कैसे पता, हम ही ने माना, तो जो मानना है उस पर टिके रहना है। और प्लस आदमी का मास इनटू आदमी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 10 + b आफ्टर जंप है ना, तो 10 + b बिफोर होता तो 10 + 50 हो जाता, इतनी सी बात थी। मतलब लिखनी तो ट्रक की स्पीड है, बस इतना कि कूदने के बाद वाले ट्रक की स्पीड या कूदने से पहले जो ट्रक की स्पीड थी वो, इतना सा अंतर है बिफोर और आफ्टर जंप। ठीक है क्या। तो बन गया, आगे आंसर और गया, कितना आंसर आ रहा है v बराबर, अभी भी मेरे मन में है कि v नेगेटिव आ जाए, पर अफसोस। कितना है, तो ये जो भी आया 370 330 कुछ आ रहा है क्या, जो भी आ रहा है यार, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो बता देना क्या आ रहा है। 140। हाँ थोड़ा और सही सॉल्व करो ना, एक आध का और आ जाए तो लिख देंगे। अरे हम आंसर को रहने देते हैं, वरना फालतू दुख होगा। तो जो भी आंसर आया वो हो जाएगी आपके ट्रक की स्पीड। क्या हो जाएगी वो, ट्रक की स्पीड। अरे किसकी स्पीड है ये है आपके वेलोसिटी ऑफ ट्रक। कार्ट क्या बोला है, कार्ट बोला है ना। हाँ तो कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर आपसे पूछा जाता वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप क्या लिखते हैं, 10 + v, और v की वैल्यू यहां से आप पुट कर, समझ में आएंगे ना, इस तरीके से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 140/3 आ रहा है, तो देख लेना फिर भी एक बार कैलकुलेशन, और ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही कार्ट है 100 kg की, जो कि 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अब जो दूसरा बॉय है जो उसको छोड़ने गया था वहां तक, वो भी कूद रहा है, पर
वो समझदार है, वो पीछे कूद रहा है। तो अभी तो ये ट्रक के ही साथ में चल रहा है और फिर कूद गया 10 मीटर पर सेकेंड से, जो कि है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। कार्ट है यार, ट्रक में जहां बोल रहा हूँ सब कार्ट ही है। और आफ्टर जंप है ये बिफोर जंप है, क्या माने बताऊं? आफ्टर जंप लिखा हुआ है तो आफ्टर जंप ही लिखेंगे। कुछ नहीं लिखा होता तो भी आफ्टर जंप। इसका आंसर निकाल के दिखाओ। मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, बिल्कुल सही बात है। तो बताइए, आफ्टर जंप स्पीड ऑफ द कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी? चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं इसे। ये डायग्राम बन गया है, बताइए पी इनिशियल यही रहने दूं क्या? पक्की बात? पी फाइनल में कार्ट के लिए यही रहने दूं क्या? और मैन के लिए भी यही रहने दूं क्या? क्यों? वो उधर कूदा है ना, तो माइनस। बस एक माइनस आएगा यहाँ, यहाँ जो भी चेंज आएगा फिर यहाँ भी एक माइनस, यहाँ पे जो भी आएगा। तो कितना बोल रहे हो आप, कितना आ रहा है सॉल्व करके? 160। इस तरीके से बॉय की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड कार्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो अगला सवाल है, बहुत रोचक सवाल, वही है ना जो मैं सोच रहा हूं, वही है हाँ। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं। तो क्वेश्चन में इस बार दो ट्रॉली हैं। पहली ट्रॉली चल रही है, उस चलती हुई ट्रॉली पे से एक आदमी कूद के दूसरी ट्रॉली पे पहुंच जाता है, तो दूसरी ट्रॉली भी चलने लगती है। तो आपको बताना है कि फाइनली ट्रॉली ए की स्पीड और ट्रॉली बी की स्पीड। तो कुछ स्टंट हो रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रॉली ए है और इसके ऊपर आदमी बैठा है। आदमी एक ही है, ट्रॉली दो है। और ये ट्रॉली कितने से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली का मास क्या है? 40 kg। और आदमी का मास 50 kg। सब कुछ सही था, ट्रॉली चल रही थी। और एक और ट्रॉली थी यहाँ पे जो रखी हुई थी। एक और ट्रॉली थी यहाँ पे, ट्रॉली बी, जो रेस्ट पे थी और उसका मास 40 kg था और रेस्ट पे थी। अब इस चलती हुई ट्रॉली में से ये आदमी कूद के बी पे चला गया, तो उससे क्या हुआ? इस ट्रॉली की स्पीड भी बदल गई और इस ट्रॉली पे भी अब कुछ ना कुछ स्पीड आ गई। तो दोनों की फाइनल स्पीड बतानी है। मतलब ये सवाल, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है दो बार। पहले एक बार ट्रॉली ए के लिए, कूदने के पहले और कूदने के बाद का, और फिर बी के लिए, हाँ जब वो पार्ट आदमी हवा में है और इस पे गिर गया, आ गया, ऐसे हो। मतलब करता हूं मैं, देखो इधर कैसे। तो पहले मैं ट्रॉली ए को सॉल्व कर रहा हूं और इसके दो डायग्राम बना रहा हूं। इनिशियल डायग्राम क्या होगा? वैसे तो बना हुआ है और फिर से बना रहा हूं। ट्रॉली ए चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और आदमी इस पे खड़ा हुआ है। दूसरे केस में क्या होगा? आदमी जो है कूद चुका है। अरे कूदने की स्पीड स्पीड दी है क्या आदमी की? आदमी के कूदने की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कौन सी ट्रॉली? ट्रॉली ए। आफ्टर जंप की बिफोर जंप? आफ्टर जंप। ये सब पता होना पड़ेगा तो ही सवाल में। तो ये भाई साहब कूद गए आगे 5 मीटर पर सेकेंड से। ये देखते जाना है ना, ये सवाल आसान है, पर चीजें जो रखेंगे बहुत ट्रिकी सी हैं, हालत खराब हो जाती है इसमें। तो एक बार देख लो आप। तो कूदने के बाद आदमी की स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ए। अरे ठीक है क्या?
और ट्रॉली की स्पीड कितनी हो गई v है। इनिशियल फाइनल में क्या लगा दूं, मोमेंटम कंजर्वेशन। जरा बताओ मैं क्या लिखूं, बस यही आप बोल सही दो, बाकी सब सही है। पी इनिशियल क्या लिखूं बताओ। 50 प्लस 40 इंटू 10, क्या ये सही है क्या, इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या लिखूं, पहले ट्रॉली का बता दो। 40 इंटू प्लस में वी है, कोई दिक्कत। और 50 इंटू 5 प्लस वी है, ये समझ में आया क्या। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वी ए निकालना पड़ेगा। तो ये 90 इंटू 10 900 बराबर ये अपना 250, और ये 40 और 50 90 भी है, ऐसे ही कुछ सही कर रहा हूँ ना। और ये 650/90 हो गया कुछ, है ना। तो 65/9 हो गया क्या, ये वी आ गया। तो एक आंसर तो ये आ गया, हमने यही पूछा था कि कूदने के बाद ट्रॉली ए की फाइनल स्पीड क्या होगी, तो ये हो जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ रही हुई है, 5 प्लस वी ए 65/9 मीटर पर सेकेंड। हाँ कितनी हो गई आपने सॉल्व कर लिया, 110/9। देखो ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अब किसके लिए करना है, ट्रॉली बी के लिए। तो ट्रॉली बी के लिए देखते हैं वो। तो ट्रॉली बी का इनिशियल क्या है, अच्छा एक बार सुनो 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 सुनो। जब आप यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो सिस्टम क्या था बताइए। अरे ये पता होना चाहिए, मैंने बोला था कि या तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो पूछ लेना। अब तुमने नहीं पूछा मतलब तुम्हें पता है, तो मैं पूछता हूँ। जब आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो यहाँ सिस्टम क्या था, मैन प्लस ट्रॉली ए, सही बात है। और जब वहां मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो सिस्टम क्या होगा, मैन प्लस ट्रॉली बी, ध्यान रखो। ध्यान है ना कि नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये ट्रॉली तो रेस्ट पर है, अभी आदमी कहाँ है, ये इनिशियल है, आदमी हवा में है। अरे आदमी कहाँ है, ये रहा आदमी। और और आदमी की स्पीड क्या है, वहां स्पीड, अरे आदमी हवा में तो कुछ तो स्पीड है ना उसकी, क्या स्पीड है। आप अगर बोलो सर कि ट्रॉली ए के रिस्पेक्ट में क्या है तो 5, लेकिन अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो तो कितनी है स्पीड उसकी, 110। हाँ, तो 110/9 है इसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात आप। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल डायग्राम, कि दोनों साथ में चलने लगे, दोनों साथ में चलने लगे और गाड़ी आगे चली गई। तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, यहाँ पे आपका मैन प्लस ट्रॉली बी सिस्टम है। तो बताओ इनिशियल क्या लिखूं, 50 इंटू प्लस काट के लिए 0, और पी फाइनल में लिखूंगा दोनों फिर साथ में निकल गए। ये यहां से बीबी आ गया, तो बीबी आ गया 9 इंटू 90, ये आया। बाप रे, पूछो कुछ पूछो, अरे कुछ तो पूछो, आगे समझ में। तो क्या किया था, 2 बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ा। एक बार सिस्टम में थे मैन प्लस ट्रॉली ए, और अगली बार सिस्टम में थे मैन प्लस ट्रॉली बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बुलेट है जो एक ब्लॉक से टकराती है और उसी में रह जाती है। मतलब ऐसे कि एक बॉक्स है, एक बुलेट है, बुलेट यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, 0.1 किलोग्राम की बुलेट है, और 10 केजी का ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे रखा है।
ऐसा कहा गया है कि बुलेट आती है, ब्लॉक में धंस जाती है, तो क्या होगा? अब बुलेट और ब्लॉक साथ में किसी वेलोसिटी से चलने लगेंगे। तो बताना है दोनों साथ में कितनी वेलोसिटी से चलने लगेंगे, दोनों साथ में किस वेलोसिटी से चलेंगे, ये पूछना। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे कि बुलेट ब्लॉक में आके रुक गई, पर कंबाइंड सिस्टम की एक वेलोसिटी आ गई, वो एनर्जी तो ट्रांसफर हुईगी ना। इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उस काइनेटिक एनर्जी से रुकी, लेकिन वो एनर्जी फिर अब ब्लॉक को मिली, तो अब साथ में दोनों चलने लगे ऐसा। तो क्या करें? हम करेंगे टकराने के जस्ट पहले और जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्वेशन। सोचो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। देखो बुलेट जब अंदर उसमें जा रही होगी तो बुलेट पे पीछे फोर्स लगेगा, ब्लॉक पर आगे फोर्स लगेगा, कंबाइंड सिस्टम के लिए वो फोर्स जीरो हो जाएंगे, इंटरनल हो जाएंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। और एक लाइन का ही सवाल है, आंसर है क्या? पी इनिशियल बताइए। पी इनिशियल क्या बुलेट के पास मोमेंटम होगा? बिल्कुल होगा। मास, उल्टा लिखिए, मास तो है 0.1 और वेलोसिटी है 100। क्या बॉक्स के पास भी मोमेंटम होगा? नहीं। अब जब फाइनल आएगा तो दोनों के पास मोमेंटम को, दोनों साथ में जा रहे हैं, तो अब सिस्टम हो गया 10 प्लस 0.1 इंटू वी। तो वी बराबर आ गया 10/10.1 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसमें एक सवाल और पूछ लिया जाए कि इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस हुई, गेन हुई, और हुई तो कितनी हुई, तो आप सोच के बताओ ये जो प्रोसेस हुई इसमें एनर्जी लॉस होगी सिस्टम की या गेन करेगा? लॉस होगा। सोच के देखो, क्योंकि जब बुलेट अंदर जा रही है तो वो गर्म हो जाएगी, बुलेट ब्लॉक गर्म हो जाएगा, कुछ फूटा फाटी भी हो सकती है, आवाज आएगी, तो उसमें एनर्जी बाहर निकल जाएगी। और पूछा जाए कि वो एनर्जी कितनी लॉस होगी, और मान लो हमें तो सर ऐसे सोच के समझ में नहीं आ रहा कि लॉस हुई है या गेन हुई है एनर्जी, तो भैया जो भी एनर्जी में जो भी हुआ वो किस में दिखेगा आपको? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो गेन कहेंगे, और अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो लॉस कहेंगे। अरे समझ में आ रही बात? तो आपको तो बस ये निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल में क्या लिखूं? हाफ मास कितना हो गया? अरे दोनों का कंबाइंड मास 10.1, और वी स्क्वायर, वी कितना है? 10/10.1 का स्क्वायर। ठीक है क्या? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि दोनों साथ में चलने लगे हैं। और इनिशियली तो केवल बुलेट के पास थी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देखोगे ये वाली टर्म नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आने का क्या मतलब हुआ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इसको हम लॉस कहेंगे। मतलब सिस्टम से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, स्टोर कुछ हुआ नहीं है, मतलब सब लॉस हो गया। स्टोर कैसे होता? ना हाइट चेंज हुई, ना कोई स्प्रिंग थी, तो जो भी हुआ वो लॉस हुआ, वो कभी नहीं मिलेगा। समझ में आई बात?